हर देश में प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आते हैं, सिर्फ हमारे देश में ही है जो मोदी जी पहला दिन आता है मोदी मोदी और अंतिम दिन में आके जाते हैं और लोग कहते हैं जय श्री राम मोदी मोदी। बीच में क्या होता है, कहाँ रहते हैं वो? बंगाल में एक ताजपुर पोर्ट है, इसको लेकर पिछले साल करण अडानी कलकत्ता गए और ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात हुई और उनको लेटर ऑफ इंटेंट ममता बनर्जी ने दिया। आप इधर अडानी पे सवाल उठा रही हैं, उधर एक लेटर ऑफ इंटेंट सरकार द्वारा दिया गया। एकदम नहीं है। ये मोदी आपसे एक हॉल में मिले थे और उन्होंने आपके भाषण पे एक टिप्पणी की थी कि ये बोलने नहीं देती है, क्या हुआ था? नहीं वो स्पीच के बारे में बताइए। 7 साइंस ऑफ फासिज्म और उसके बाद की जो भी स्पीचेस आई, तैयारी कैसे करती हैं? ये मैं खुद रिसर्च करके करती हूँ। ममता बनर्जी का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो माइक लेके कह रही है होम्बा होम्बा तोम्बा तोम्बा रोम्बा रोम्बा। उसका मतलब क्या है? हम्बा हम्बा इज द आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इन बीजेपी यू एडमायर राजनाथ सिंह एंड नितिन गडकरी आफ्टर सुषमा स्वराज। यस। उस लिस्ट में कोई बदलाव हुआ? अडानी को लेकर आप खास तौर पे हमलावर हैं, राइट? क्यों? हमने कभी हलवाई के दुकान में काम नहीं किया, कल हम खीर बनाना शुरू कर दे, अब लाइसेंस दे दोगे मुझे? आपका एक बयान है जो काफी वायरल हुआ था, काफी विवाद हुआ था, देवी काली को लेके। आप एफिडेविट में बीजेपी सरकार लिख के दो कि ये होता नहीं है। मैंने कहा भैया आप काशी से असम तक FIR करो। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ आपके गुस्से के बारे में। एक BBC के इंटरव्यू में आप कहती हैं कि इस सवाल से मैं इरिटेट हो रही हूँ, फिर कभी वायरल होता है कि किसी पत्रकार को कभी आपने 2 पैसे का जर्नलिस्ट या रिपोर्टर कहा है। सब सच है। देश की संसद मौन है। हिंदी के कवि धूमिल ने जब कहा था तो काफ़ी एक भविष्यगामी वाक्य था, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि देश की संसद भले न मौन हो, बहुत सारे सांसद चुप रहते हैं, चुन के आते हैं जनादेश पे, उनकी आवाज़ें सुनाई नहीं देती हैं कि साहब आप लोकसभा पहुँचे, हमने चुन कर भेजा तो बोला क्या। ये सत्ता पक्ष की भी बात है और ये सत्ता विपक्ष की भी बात है। फिर ऐसे में कुछ नाम आते हैं, चमकीले किस्म के नाम, बेहद सुर्खियां बटोरते हुए, जिनके भाषण पहले ही लोकसभा के कार्यकाल में जिनके भाषण बहुत वायरल होते हैं। जैसे एक भाषण है फाशिज्म के 7 साइन, 7 सूचकांक, और उस भाषण को देने वाली कृष्णानगर की लोकसभा सांसद, तृणमूल कांग्रेस की नेता जो पहले करीमनगर से विधायक भी रह चुकी हैं, महुआ मोइत्रा, जमघट के इस एपिसोड में हमारे सामने। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं? बहुत अच्छा, थैंक यू। महुआ जी, इस इंटरव्यू को लेके हम लोग कई दिनों से बातचीत कर रहे थे, तो चूँकि एक चीज़ समझ में आती है कि मैं थोड़ा ज़्यादा हिंदी हूँ और आप थोड़ा ज़्यादा बांग्ला और अंग्रेज़ी होंगी, ठीक है, तो भाषा के गैप को कहीं बीच में आके हम लोग ब्रिज किया जाएगा, ठीक है। और शुरुआत में हम लोग थोड़ा आपकी लाइन पे, लाइफ पे, पार्टी पे, इस पे बातचीत करेंगे, फिर धीरे धीरे तमाम केसेस पे बातचीत करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे एक समझना चाह रहा था कि एक मेरे दोस्त हैं, उनका भी ये सवाल था कि अब आप लोकसभा में हैं, थोड़ा ज़्यादा रीच है आपके सामने, आपको लगता है कि अगर आप हिंदी में ज़्यादा निपुण होती, ज़्यादा फ्लुएंट होती, तो आपकी रीच ज़्यादा होती, या क्या उस दिशा में आपका काम चल रहा है? ये बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त, बहुत सारे जान पहचान के लोग भी मुझसे पूछते हैं। मैं बचपन में हिंदी पढ़ी हूँ, पर मैं बहुत साल बाहर थी। मैं जब वापस आई, घर में ज़्यादातर अंग्रेज़ी बोलते, मैं जहाँ से चुनी हुई हूँ वहाँ पे बंगाली बोलते, तो हिंदी जो भाषा अगर रोज़ आप बोले तो ही आप माहिर हो जाते उस भाषा में, अगर नहीं बोले तो मेरा वही हालत हो गया है। तो अगर मैं प्रयास करूँ, चेष्टा करूँ, कोशिश करूँ तो शायद हो भी जाए, पर होता नहीं है, पर तब भी मैं ट्राई करती हूँ। पर देखिए, कुछ मैं जब भाषण देती हूँ लोकसभा में, मुझे कुछ कहना है तो मैं दिल से कहती हूँ, और जिस लैंग्वेज मेरा दिल से आता है वो है बंगाली और अंग्रेज़ी दोनों। तो मैं असेंबली में जब MLA थी, मैं बंगाली में बोलती थी, यहाँ पे बांग्ला में हम नहीं बोलते, हम अंग्रेज़ी में बोलते। अगर हम उसको ट्रांसलेट करें हिंदी में या कुछ पढ़ के करें और ज़्यादा सीख के करें तो शायद कुछ कमी रह जाएगी मेरी स्पीच, वो दिल से आवाज़ नहीं आएगी। तो जब तक मैं हिंदी में, आई थिंक मेरा नेक्स्ट 5 ईयर प्लान है कि मेरा हिंदी थोड़ा बेटर करे, तो शायद आप 5 ईयर्स में देखेंगे। पर सीरियसली स्पीकिंग, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देश के जो दक्षिण भाग है और ईस्ट है वो हिंदी भाषी नहीं है। तो मेरे बहुत सारे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक,
से लोग आके कहते हैं कि आप हिंदी नहीं कहती, आप इंग्लिश कहती है, मुझे अच्छा लगता है। नॉर्थ ईस्ट के लोग आके बोलते हैं कि आप हमारे लिए बोलती है। बंगाल, उड़ीसा के लोग बोलते हैं आप हमारे लिए बोलते हैं। तो सिर्फ हमारे देखिए यूपी, बिहार, राजस्थान के लोग शायद मेरे पे सोचते कि हिंदी में क्यों नहीं बोलती है, पर हमारे देश के जो दक्षिण ईस्ट के लोग हैं वो मेरे भाषण अंग्रेजी में है तो वो पसंद करते हैं। लेकिन फिर आप हिंदी पे थोड़ा काम कर रहे हैं। थोड़ा काम कर रहे हैं। आपके इंटरव्यू के साथ पे शुरुआत है मेरी आज। ओके। कहानी आपकी, कचार वैली में आपका जन्म होता है, चाय के बागान, एक घरेलू किस्म का चाय का बागान था जहाँ घर वाले थे। फिर आप अमेरिका, लंदन, इन देशों में नौकरी पढ़ाई करने गई, सब तमाम चीज़ें, फिर आती हैं भारत। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। ये तो कहानी बहुत बार लोग सुन चुके हैं, बहुत बार सुन चुके हैं। मैं 2 लाइन में कहती हूँ। मैं नॉर्मल सा एक एजुकेटेड अपर मिडिल क्लास बंगाली फैमिली से हूँ। टी गार्डन में जन्म ली मैं, और उसके बाद मेरी मम्मी जो थी वो बहुत प्रो ऑल राउंडेड एजुकेशन थी। जो हमारे जो लोग हैं ना, जो हम देखते हैं बहुत सारे पेरेंट्स की किताबी पढ़ाई, किताब पढ़ो। मेरे मम्मी जो थी वो मतलब शी वुड से ब्लैक ब्यूटी स्टोरी पढ़ो, एक हॉर्स का ड्राइंग करो, एक हॉर्स का ऊपर पोएम लिखो। शी वॉज ऑल राउंडेड। तो ये जो हम जब माउंट होलियोक गए, अमेरिका गए, और मुझे लिबरल आर्ट्स एजुकेशन का बारे में पता चला, तो मुझे लगता था कि मेरी मम्मी तो 1980 में लिबरल आर्ट्स शुरू कर देती, राइट। सो आई हैव टू थैंक माई मदर। बहुत ऑल राउंडेड थी। और मैं बहुत बचपन में मैं स्कूल नहीं गई थी क्योंकि हम चाय बागान में रहते थे, तो असम में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे। आपकी बड़ी बहन है ना? हाँ, बड़ी बहन है। वो स्कूल रेट्रो शिलोंग में थी, वहाँ पे अल्फा एजिटेशन शुरू हुआ, तो हम स्कूल तब नहीं गए, ऐसा घर पे पढ़ाई की। तो वो आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि मेरा ऑल राउंडेड एजुकेशन था। और हम बुक्स बहुत पढ़ते थे, बहुत। और जैसे हमारे टी गार्डन में ना ऐसे कोई बड़ा का कोई एडर मतलब जो हमें एल्फ्रेड हिचकॉक, एगाथा क्रिस्टी 7-8 साल में मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। सो वो बहुत बुक्स पढ़े। तो ये माई एजुकेशन एंड चाइल्डहुड वाज वेरी, आई थिंक वेरी लिबरल, वेरी ओपन। और वहाँ पे जो स्टाफ थे हमारे टी गार्डन में, हम उनके साथ ही ज़्यादा वक्त बिताते थे। तो वो जो एम्पैथी है कि सबके पास, हमारे पास जो है, हमारा पास बंगला है, गाड़ी है, मेरा पापा रन करते हैं, पर मैं जो देखभाल करती थी, जो दीदी थी, आशा दीदी, उनके जो प्रॉब्लम्स है मैं उनसे सुनती थी। वो गांव में क्या है क्या नहीं है। तो मुझे जो एम्पैथी है, दैट नॉट एवरीबडी इज द सेम एज मी, ये मेरे बचपन से वहीं से आया। सो दैट वाज दैट। फिर मुझे स्कॉलरशिप में ना, मैं अमेरिका गई, स्कॉलरशिप में गई, मैं इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ी। वहाँ से इन्वेस्टमेंट बैंक में काम की, JP Morgan में, लंदन, अमेरिका में, और फिर लंदन में। और फिर मुझे बचपन से ये शौक था कि मैं पॉलिटिक्स या कुछ पब्लिक लाइफ में कुछ करूँ। तो 30 साल जब 30-35 आई वाज लाइक टाइम टू कम बैक। तो मैं इंडिया आई, और मुझे 2008 के आसपास, 2008 में मुझे पता नहीं था मैं कैसे एंटर करूंगी, पर मुझे पता था कि मुझे एंटर करना है। तो कहते हैं ना कि व्हेन यू वांट समथिंग द यूनिवर्स कंस्पायर्स। सो यूनिवर्स ने कंस्पायर किया और जो होना था वो हुआ। और मैं आ गई, और मैं पहले कांग्रेस में थी, फिर TMC में गई, फिर मैं काम एज दे से चक्की पीसी, फिर विधायक बनी, फिर विधायक के बाद MP बनी, बस। तो कांग्रेस से इधर तृणमूल में क्या, जो ममता बनर्जी रिफ्लेक्ट हुई, वो कांग्रेस से बाहर हुई, तृणमूल कांग्रेस बनाया, तो उसी समय आप लोग हुई? नहीं, ममता दीदी तो वो 1998 में बनाई थी, हम तो 2008 में आए थे। अच्छा, सॉरी। हाँ, पर क्या हुआ था कि ममता बनर्जी जब कांग्रेस को लेके, कांग्रेस के सारे लीडरशिप, यूथ लीडरशिप को लेके जब वापस आके पार्टी बनाई, तो क्या हुआ था 2008 करीबन जब हम इंडिया वापस आए, तब कांग्रेस लेफ्ट के साथ दिल्ली में सरकार में थी। तो अगर हम कांग्रेस के होके बंगाल में लेफ्ट के साथ लड़ते, तो दिल्ली से कहता कि थोड़ा आस्ते जाओ, आस्ते चलो, क्योंकि हम दिल्ली में सरकार एक साथ कर रहे हैं। तो और ममता बनर्जी तो एकदम शी वाज फाइटिंग द लेफ्ट टूथ एंड नेल, और हम बंगाल में राजनीति कर रहे थे। तो उस वक्त कांग्रेस में रह के लेफ्ट के साथ लड़ाई करना बहुत ही डिफिकल्ट था। तो ममता बनर्जी चली गई थी, और फिर मैं ममता से मिली, और उनका जो फाइटिंग स्पिरिट और टू फाइट द लेफ्ट, वो कांग्रेस में रह के 2008 उस टाइम में किया, बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि एक साथ हम लोग थे। तो फिर मैं आ गई TMC, बस। कौन लेकर गया TMC में, ज्वाइन किसने कोई करा? नहीं गया, मैं ममता जी से मिली। मैं ममता जी से एक प्लेन में मिली, प्योरली इत्तेफाक से। क्या कहानी बताइए? हम प्लेन में आ रहे थे एयर इंडिया में, ममता जी दी फर्स्ट रो इकोनॉमी में बैठी हुई थी, बीच का सीट में हम बैठे, और बात करते करते आए, और कम्प्लीटली कैजुअल। और नेक्स्ट डे उनकी जो OSD थी रतन मुखर्जी, मुझे फ़ोन किया कि आप आना चाहती है। आई सेड
हाँ, तो पहली मुलाकात थी ममता जी से? पहली मुलाकात प्लेन में थी, 6A में बैठी हुई थी, हम 6B में बैठे हुए थे, शायद कलकत्ता दिल्ली या दिल्ली कलकत्ता एयर इंडिया का फ्लाइट था, बस। उसके पहले ममता बनर्जी को लेकर कोई परसेप्शन आपके मन में कि कैसी नेता है, उससे ऐसा स्वभाव? देखिए हम जैसे वो बहुत लड़ाकू नेता थी और लड़ाकू मतलब जिजी विशा में लड़ाकू आपका मतलब शी वाज वेरी शी वाज पर मैं जब पर्सनली मिली मुझे लगा कि तो बहुत ही शी वाज वेरी कैजुअल और बहुत ही ममता दीदी को आप 1-on-1 मिले ना तो कभी आप उसको डिसलाइक नहीं कर सकते। वो इतनी चार्मिंग है 1-on-1। तो मैं पहले बार मिली और मैंने सोचा कि अरे लोग इतना कुछ कहते हैं उनके बारे में तो इतनी अच्छी हो, तो शी सो अफेक्शनेट और ऐसे बात कर रही थी मुझसे कि मुझसे मतलब वो इतनी बड़ी लीडर थी तब, शी वाज लीडर ऑफ द थिंग। मैं तो कुछ भी नहीं थी पर तो ऐसे बात करती थी और सब कुछ के बारे में बात की, मुझे इतना अच्छा लगा। सो दैट वाज दैट। पर ऐसा नहीं कि मेरे साथ कांग्रेस से कोई लड़ाई हुई और कांग्रेस, इट वाज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ द टाइम एंड दिस प्लेस। कांग्रेस प्लेटफॉर्म में रह के उस वक्त लेफ्ट के साथ लड़ाई नहीं किया जा सकता है। जिस समय कांग्रेस कैंपेन में काम कर रही थी तो उस समय वो कैंपेन, जहाँ तक मैं अगर गलत याद नहीं है मुझे, तो राहुल गांधी उस कैंपेन को भी ओवरसी कर रहे थे। राइट। तो राहुल गांधी से मुलाकात हुई आपकी उस दौरान? तब मुलाकात हुई, पर वो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के हेड थे, हम आम आदमी के सिपाही का बंगाल का एक थिंग। तो आई मीन ऐसे नहीं कि वो बूथ लेवल कैंपेन था, पर वो बहुत अच्छा कैंपेन। आज तक कहती हूँ कि आम आदमी का सिपाही जब मुझे ट्रेनिंग दिया है, आज तक मेरा हर कैंपेन का पोल स्ट्रैटेजी जो है वो बेसिकली वो बूथ लेवल ही है। आजकल तो सब कोई कंसल्टेंट्स ये करते हैं वो करते हैं, बूथ लेवल करते हैं, पर ये बूथ लेवल पहले आम आदमी के सिपाही 2008 साल में शुरू किए थे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये इंटरव्यू में आपके पुराने इंटरव्यूज़ में नहीं मिला मुझे, इसलिए मैं पूछ भी ले रहा हूँ। आपने मम्मी के बारे में बताया, घर पे मार पड़ी बचपन में कभी कि ऐसा नहीं माहौल था कि घर पे? नहीं, मेरी मम्मी तो, मेरे पापा बहुत कभी हाथ नहीं उठाए बच्चों पे, कभी नहीं। पर मम्मी मेरे पे उतना नहीं, पर मम्मी को अगर गुस्सा आ जाए तो दो चौड़ चपाटा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और पापा गुस्सा करते थे कि लड़कियों पे हाथ नहीं मारना, उतना भी नहीं मारते थे, गुस्सा आने से एक थप्पड़ तो देती। आजकल भी उस दिन भी क्या हुआ, हम नानी घर गए हुए थे, सब कोई थे, माँ से नानी 6-7 महीना, हमारे सारे कजन सब कोई नानी घर में थी। नानी वाज नॉट वेल, आई वाज सिटिंग ऑन द बेड, सब कोई थे, मासी नानी समथिंग। और मैंने कुछ कहा जो मम्मी को गुस्सा आ गया और मम्मी ने कहा एक थप्पड़ मार वो, और सब कोई हंसने शुरू कर दिया। तो मम्मी को आज भी कुछ नहीं है, अभी भी मार भी सकती है और बोल भी सकती है, से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सबके सामने बोल दिया एक थप्पड़ मार वो, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बता रही थी ममता जी के बिहेवियर के बारे में, तो ममता जी का बिहेवियर पर्सनली कैसा है? मतलब अगर मंत्रियों की मीटिंग हो रही हो तो कैसे बोलती हैं? हेलो मिस्टर एक्साइज मिनिस्टर, हेलो मिस्टर ट्रांसपोर्ट में ऐसे बोलते हैं कि मतलब देखिए, मैं एमएलए थी पर मैं कभी मंत्री नहीं रही हूँ, तो मैं कैबिनेट मीटिंग में कभी नहीं गई हूँ क्योंकि मैं तो मंत्री नहीं हूँ। पर दीदी का जो है ना, दीदी के साथ सबके साथ एक पर्सनल इक्वेशन है। दीदी तो लड़ के आई है ना, 34 साल पार्टी बना के आई है, ऐसे नहीं कि। और हमारे ज़्यादातर जो लोग हैं 90-95% ये जर्नी दीदी के साथ वो चल के आए हैं। तो आप 10-20 साल अगर किसी के साथ चले हो, काम किए हो, तो उनके साथ कैसे होता है? जैसे ममता जी मुझे कुछ भी बोल दे, मेरी मम्मी के जैसे, मेरी मम्मी बोल दे थप्पड़ भी मार दे, ममता जी मुझे थप्पड़ भी मार दे, तो गुस्सा तो नहीं आता है ना। गुस्सा तो तब अगर रोना आ जाए मैक्सिमम, पर कुछ नहीं। तो सबके साथ, ममता दी के साथ ये बहुत एक इमोशनल कनेक्ट है। तो दीदी कुछ भी बोलते, किसी को ये दिल में नहीं लगता है। ये बाहर के लोग सोचते हैं कि अरे ममता दीदी ने ये कह दिया, वो कह दिया, दिस इज अनप्रोफेशनल। पर दीदी के साथ हमारा जो रिश्ता है और ज़्यादातर पार्टी के लोग के जो रिश्ता है, ये बहुत इमोशनल रिश्ता है। तो वहाँ पे वो कह भी सकती है, इट इज़ नॉट आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। एक चीज़ बताइए, मेरे एक दोस्त हैं मेरे न्यूज़ रूम में साथ में, पुनीत, उनका मैंने पूछा कि मैं महुआ मोइत्रा का इंटरव्यू करूंगा, मोस्ट ऑफ से प्रॉब्लली 2-3 दिन में, पहले की बात है। तो ही सर कि एक चीज़ पूछ लीजिएगा, और मुझे पूछने का मन भी है। ममता बनर्जी का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो माइक लेके कह रही है होम्बा होम्बा तोम्बा तोम्बा रोम्बा रोम्बा। उसका मतलब क्या है? हम्बा 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 इज द साउंड ऑफ अ काउ। हाँ, तो किस कॉन्टेक्स्ट में था ये? क्योंकि बहुत सारे बीजेपी की जो आईटी टीम है, हाँ, वो ममता जी अगर कुछ कहती है, वो इमोशनल स्पीकर है। देखिए, ममता जी कोई टेलीप्रॉम्प्टर लेके नहीं बोलती है। हम भी गांव में जब स्पीच देते हैं तो आपको किसके साथ बात कर रहे हो, वो पॉइंट आपको उनको समझाना है। तो कभी कभी हम स्टोरीज लेके, कभी कभी जोक्स लेके, कभी कभी इलस्ट्रेट करके हम स्पीच देते हैं। हम तो भाई मोदी जी तो है नहीं कि सामने टेलीप्रॉम्प्टर हो और ऐसे पढ़ के जाए। ममता जी भी ऐसी नहीं है, शी इज़ अ नेचुरल इंट्यूटिव स्पीकर। तो उसमें कुछ कहानी या कुछ स्टोरी के अंदर वो नॉइज, कुछ वो
कही होगी, वो पूरा पता नहीं मुझे किस लिए था, पर हम्बा इज द साउंड ऑफ अ काउ, सो शी मस्ट हैव बीन सेइंग इट टू एक्सप्लेन समथिंग। ओके। ऐसा हम भी अगर स्पीच में बोलते हैं कि हम जब जाते, जैसे हम बोलते हैं ना, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार, हाँ। बहु 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 करे, हम भी तो हाँ। स्पीच में कहते हैं कि विपक्ष तो बहु 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 करेगा, ये तो उनका काम है। तो अगर सिर्फ कोई वो बहु बहु लेके बोले तो इट्स अ मैटर ऑफ दैट। ओके, आप कह रही हैं कि छोटा कंटेक्स्ट कहीं लेकर कोई वायरल कॉन्टेक्स्ट, किया जा मुझे रहा। इसका एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट पता नहीं है, पर ये कॉन्टेक्स्ट में भी कह सकते हैं, इसमें क्या है। अच्छा ठीक है, अब आपके भाषणों पे बात करते हैं। 7 साइंस ऑफ फैसिज्म, आपने अपने जीवन की 2 महत्वपूर्ण महिलाओं का जिक्र कर दिया है, एक ममता और एक आपकी माता जी। कोई अगर मुझे नहीं पता है, इस बातचीत से अभी इतना निकल के नहीं आया कि अगर आपके जीवन में इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण महिलाएं या इतनी महत्वपूर्ण महिलाएं और हैं तो वो बता दीजिएगा आप अपनी ईज़ के हिसाब से। क्या इन 2 महिलाओं ने या जो भी लोग आपसे प्यार करते हैं, जब आपकी पहली स्पीच वायरल हुई 7 साइंस ऑफ फैसिज्म, और उस स्पीच को देखने के बाद आपको कांटेक्ट किया, बताया कि यार स्पीच देखी है, या वो स्पीच जब वायरल हुई, मतलब उस स्पीच की कहानी ये है कि जब वायरल हुआ तो सबने जाना कि भाई बंगाल से एक नेता निकल के आया है जो अब केंद्र के पटल पे है, ठीक है। तो अब वो स्पीच लोगों ने देखा, क्या आपने घर जाके देखा, उस स्पीच की तैयारी कैसी हुई थी, घर वालों ने देखा, बाहर वालों ने देखा, दोस्तों करीबी रिश्तेदारों ने देखा, क्या बोला, कुछ बताइए। पॉजिटिव नेगेटिव सब कंस्ट्रक्टिव फीडबैक किसी तरह का मिला जो। देखिए, किसी के माँ बाप होते हैं ना जो अपने बच्चे का बड़ाई बहुत करते हैं। हमारे माँ बाप एग्जैक्ट ऑपोजिट है। हमारे माँ बाप है कि अगर हम स्कूल से आते और हमने कहा कि टीचर ने मुझे मार दिया, पर पिटाई कर दी, तो मेरी मम्मी कहा कि ज़रूर आपने कुछ गलत किया होगा, इसीलिए वो टीचर की साइड लेती, ठीक है। अगर कोई और किसी और का बच्चा समथिंग, मेरी मम्मी बोलती देखो उनका बच्चा कितना पढ़ा है, तुम लोग तो एकदम पढ़ते ही नहीं हो, कुछ करते ही नहीं हो, राइट। तो मेरे मम्मी पापा के पास आज तक अगर कोई आके मेरे मम्मी पापा से कहे कि अरे देखो तुम्हारी बेटी अच्छे बोल रही है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मेरे मम्मी पापा कभी ना मेरे लिए ना मेरे दीदी के लिए कभी ये नहीं सोचते कि बच्चे को प्रेज करना है। वो पता नहीं, वो सोचते कि नज़र लग जाएगा कि क्या सोचते, मुझे आज तक पता नहीं है। पर हमारे घर में ये बच्चों के लेके डिस्कशन और क्या किया और कितने अच्छे कर रहे हैं, ये सब डिस्कशन कभी होता ही नहीं है। और मेरे मम्मी पापा को ये सब मतलब कोई मतलब ही नहीं है। कोई आके कह दिया तो वी आर हैप्पी। लोग आके मुझे अभी कहते हैं कि आपके मम्मी पापा बड़े प्राउड होंगे, बड़े हैप्पी होंगे, ऐसा ना होंगे, पर ऐसा कभी नहीं है। मेरे मम्मी कभी भी नहीं, उस दिन हम फोन करके हम कहते मम्मी स्पीच देखी हो, हाँ देखे, हाँ ठीक था। वो ठीक था कि कुछ ज्यादा बोलेगी ही नहीं आज तक। और देखिए, ममता दीदी तो ममता दीदी है, राइट। तो ममता दीदी अगर हम कुछ गलत करें तो ममता दीदी मुझे बोलेगी, अगर कुछ गलत नहीं करे, अगर हम सही रास्ते पे चल रहे तो ममता दीदी खुश है। तो अगर वो स्पीच ठीक था और ममता जी कुछ खराब कुछ बोली नहीं, टोकी, तो मुझे लगा कि वो पसंद आए, बस हम उसी पे चलते। पर बंगाली लोग जनरली ये जो बढ़ाई करते हैं ना, बढ़ाई तो है वर्ड क्या है आपका, बढ़ाई करते हैं, बढ़ाई तो ये सब करते रहे। और मेरे फैमिली में तो एकदम ही नहीं करते, कुछ भी नहीं। अगर हम कुछ अच्छा कुछ खाना का बना लिए और हम कहते हैं कि देखो हमने बनाया कितना टेस्टी बनाया, हाँ ठीक है, यू नो। सो आपको कुकिंग का शौक भी? बहुत शौक है। हॉबी में क्या कुकिंग कह सकती हैं? अगर मैं कुकिंग कहते हैं, मैं रनिंग, रीडिंग, मुझे फिजिकल एक्सरसाइज का बहुत शौक है। जब भी टाइम मिलता है मैं फिजिकली फिट रहना चाहती हूँ। Okay. और मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, मुझे ट्रैवलिंग का शौक है और बुक्स पढ़ने का भी शौक है। आजकल वक्त नहीं मिलता है। पर टीवी देखते हैं? नहीं, टीवी तो एकदम है ही नहीं। मैंने टीवी पता नहीं 4 महीना पहले टीवी आया, मैं देखती भी नहीं। और ये सब जो OTT नेटफ्लिक्स वगैरह ये सब? नहीं। मेरे घर के मम्मी के लोग के लिए एक नेटफ्लिक्स है, और पहले वो शेयर होता था, अब तो पता चला कि शेयर भी नहीं हो रहा, तो मैंने अपने लिए कोई लिया भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो स्पीच के बारे में बताइए। 7 साइंस ऑफ फैसिज्म और उसके बाद की जो भी स्पीचेस आई, तैयारी कैसे करती हैं? मैं स्पीच का तैयारी स्पीच के 2 दिन पहले से नहीं करती हूँ। देखिए, पार्लियामेंट सेशन क्या होता है, अब तो दुख की बात यही है कि इंडिया के पार्लियामेंट जो 180 डेज चलने मिनिमम शुड रन फॉर मिनिमम 180 दिन, वो क्या होता है, वो 80 डेज चलता है, 90 डेज चलता है, नॉट इवन दैट, राइट। तो पार्लियामेंट सेशन के लिए अगर हम वेट करें कि तब कुछ सच में आए, तब हम लिखे, ये नहीं होता है। थ्रू आउट द ईयर जब कुछ होता है तो मैं अपना फ़ोन पे ना वो नोट्स जो होता है मैं वहाँ पे लिख लेती हूँ, ये पॉइंट्स। तो जब पार्लियामेंट का टाइम आता है कहने के लिए, तो मैं उसमें जाके आई सी व्हाट आर द मेन थिंग्स दैट हैव बॉदर्ड मी इन द लास्ट 6 months or 5 months or 3 months,
और मैं एक मेन थीम बना लेती हूँ। जैसे फार्मर्स, जब द फार्मर्स एजिटेशन हो रहा था, मुझे वो इतना लाइक अभी मणिपुर पे ऐसा हुआ, तो इवन दैट वाज ऑन फैशिज्म। जैसे 2019 में हम जब आए, वो लोकसभा इलेक्शन कैसे लड़ा गया था याद है? सिर्फ पैसों का खेल था, ऑल द मीडिया वर बॉट आउट, सब व्हाट्सएप में फेक चल रहा था, NRCCA चल रहा था, सब कुछ ये सब कर रहे थे। तो मुझे लगा कि उसके बारे में कहना चाहिए। तो हर स्पीच के पहले मुझे लगता है कि एक मेन थीम जो है, तो एक मेन थीम मैं ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद आई ट्राई एंड डू द सब थीम्स, और मैं ट्राई करती हूँ कि रिसर्च करके नंबर्स, फैक्ट्स और फिगर्स। देखिए इमोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेटली, पर नंबर्स भी देना। जैसे मणिपुर में अगर मैं सिर्फ जाके वो जो निर्वस्त्र, क्या कहते हैं आप, निर्वस्त्र करके जो घुमा रहे थे, सिर्फ उसमें मुझे बोलना नहीं था। मुझे ये भी कहना था कि 60,000 लोग घर नहीं जा पा रहे, 5,000 बंदूकें वहाँ पे लूट हुई है, 6 लाख बुलेट्स लूट हुई है। तो ये जो बातें हैं, ये जो नंबर्स है, पीपल मस्ट नो नंबर्स। सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू मी। ये मैं खुद रिसर्च करके करती हूँ। पॉइंटर्स वगैरह आप इतना बना के ले जाती होंगी जिसपे आपको पता है कि क्या बात करनी है। एब्सोल्युटली। ओके। और जब संसद का सत्र नहीं होता है, अभी मान लीजिए सत्र नहीं चल रहा है, कुछ दिनों बाद एक स्पेशल सेशन बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया ये पता चलेगा आने वाले दिनों में, तो आपकी क्या मसरूफियत रहती है? दिल्ली में क्यों आना होता है? जैसे आप कई सारे केसेस में आप सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, एक बिल्किस बानो का केस अभी एक एग्जाम्पल है, आधार वाला केस था अभी आपका, क्या था, क्यों आपने पिटीशन दायर की, ये भी बता दीजिए। अपनी व्यस्तता के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। जब सेशन नहीं होता है, जनरली हम कंस्टिट्यूंसी बंगाल में ही रहते हैं, दिल्ली में तो रहने का हमारे बंगाल के सारे सांसद ही, हम जब सेशन होता है तभी आते हैं। बीच में अगर कमेटी मीटिंग्स हो गए या कुछ 1-2 दिन के लिए, वो अलग है, पर अदरवाइज हम बंगाल में ही रहते हैं, नंबर 1। और मेरा जो कंस्टिट्यूंसी रूरल कंस्टिट्यूंसी है, रूरल कंस्टिट्यूंसी में अगर आप 365 दिन में से 370 दिन भी रह जाए ना, तो लोग कहेंगे अरे आप तो रहती नहीं है। ये रूरल कंस्टिट्यूंसी का नियम है। अगर आप 7 दिन में से 7 दिन भी रह जाए, तो कोई ना कोई कहेगा आप मेरे गांव नहीं आए। अरे 100 पंचायत है, 8 दिन तो हर पंचायत में नहीं, ये तो हर चीज में, हर जगह होता है। तो ये तो रूरल कंस्टिट्यूंसी का एक आप खूबियाँ कहिए, खामी कहिए, खूबी कहिए, जो भी है, दिस इज द वे इट इज। तो वी हैव टू लिव विद दैट। सेकेंड जो है, जो हम लाइक आई सेड, हम स्पीच में भी जो कहते हैं, जो मेरे दिल में कुछ अगर कोई ठेस पहुंचता है मेरे दिल में, मुझे लगता है कि वी मस्ट फाइट। लोग ये इंडिया में एक है कि चलता है, व्हाई यू बॉदर्ड, कि कुछ नहीं होगा, क्या करोगे, अकेले क्या कर लोगे। मुझे इसमें बहुत गुस्सा है। देखिए अगर 542 सांसदों में, कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन, 542 में से मैं एक हूँ, 78 महिलाओं में से एक हूँ, तो कुछ तो मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मैं अकेला अगर लड़ना हो तो अकेला लड़ेंगे, इसमें क्या है। अकेली अगर लड़ती हूँ तो अकेली लड़ूंगी। तो ये बिल्किस बानो केस जब हुआ, मुझे इतना गुस्सा आया कि हो क्या रहा है इस देश में। इतने साल लड़ने के बाद कन्विक्शन मिला, 15 अगस्त में रिहा करके लड्डू पेड़ा खा रहे, मुझके ऊपर माला उतारे जा रहे, और एक आदमी ने पिटिशन किया था कि मुझे रिहा दीजिए, और बाकी को सबको दे दिया। The petition was made on 1 person, तो गवर्नमेंट सबको प्लान ब्लैंक दे दिया, और कोई कुछ नहीं कह रहा। तो लोग कह रहे कि ये तो बिल्किस का प्रॉब्लम है। बिल्किस तो लड़ ली है, जितना लड़ना था बेचारी तो लड़ी है, तो हमारे ऊपर तो कोई जिम्मेवारी है। So that's why even for Aadhaar I said we are fighting for 1 million people. So this is important. सेडिशन के बारे में हमने किया, जैसे ये मैं पिटिशन की हूँ। All these things I feel like it is important. माइग्रेंट्स में जब तुषार मेहता, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कह रहा है कि सड़क में तो कोई है ही नहीं, आज ट्यूसडे 11 बजे सड़क में कोई है ही नहीं, कोई माइग्रेंट्स है ही नहीं। सरकार का भी स्टैंड था, और मैं खुद उस क्राइसिस को कवर करने गया था। आप बताइए, वो तो कह रहे थे कोई था, कुछ है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है। मैंने लेटर पिटिशन किया था चीफ जस्टिस को, मैंने सो वी मस्ट फाइट। देखिए इतिहास जब आज की बात नहीं है, जब 20 साल बाद पीपल विल लुक बैक ऑन दिस टाइम, दे विल थिंक कि किसने कौन सीधा खड़ा रहा और किसने लड़ाई दी। तो ये हमारे जो बीजेपी वाले लोग हैं ना, वो क्या कहते हैं कि अरे इमरजेंसी टाइम में हम जेल गए थे, अरुण जेटली जेल गया था, ये जेल गया था, वो तो हीरोज बने इमरजेंसी टाइम में, ये तो हमारा इमरजेंसी है, तो हमें भी करना है अपना जिम्मेवारी। पार्लियामेंट कंडक्ट को लेकर भी बात कर रही थी कि पार्लियामेंट फंक्शन नहीं कर रही है, 180 दिन चलना चाहिए, 80 दिन भी नहीं चल रही। लेकिन यहीं पे जो सत्ता है वो विपक्षियों पे आरोप लगाती है कि वो सदन को चलने नहीं दे रहे हैं, और आप कह रही हैं कि सदन चल नहीं रहा है। तो कहाँ गाड़ी अटक जा रही है सदन की? क्योंकि आपसे ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि आप कई बार कंडक्ट पे सवाल उठाती हैं।
आपको हम लोगों ने टीवी डिबेट में स्पीकर से बहस करते हुए देखा है कि आप हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। ये हमने महुआ मोइत्रा को ये करते हुए देखा है, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं ये एक हमारे अभी इंडिया में ना सेक्रेड काउज बहुत है, बहुत सारे सेक्रेड काउज है कि आप सेक्रेड काउ को हिंदी में क्या बोलते हैं आप? सेक्रेड काउ मतलब जिस विषय पे आप बात नहीं कर सकते हो, अगर बात कर ले तो लोग कहेंगे अरे वाह वाह। सो स्पीकर का जो चेयर है ना, ये इंडिया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा सेक्रेड काउ है। कुछ नहीं कह सकते हो आप, कुछ नहीं कह सकते हो। तो इसके लिए मुझे बहुत डांट पड़ती है कि आप क्यों कहते हो, आप ये कहते हो। शायद इस इंटरव्यू के लिए भी मुझे पता नहीं प्रिविलेजेस कमेटी बुला लें, ठीक है। पर एक चीज़ है कि जब कोई ओपन बायस दिखता है, जब कोई ओपन प्रेजुडिस दिखता है, तो मुझे ये बोलना है, क्योंकि लोग देख रहे हैं टेलीविजन में, इंडिया के लोग देख रहे हैं। अगर ऑपोजिशन, द हाउस बिलोंग्स टू द ऑपोजिशन, राइट, एंड हाउस को चलाने का जिम्मेवारी जो है वो सरकार को बनता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट आवर्स। जब मणिपुर में हम चर्चा चाहते हैं, हम क्या चाह रहे हैं? मणिपुर इज द बर्निंग इशू ऑफ द डे। मणिपुर में हम कह रहे हैं कि हमें डिबेट चाहिए और प्रधानमंत्री आके उस डिबेट पर आंसर करे। ये तो बनता है कि नहीं? प्रधानमंत्री मणिपुर गए नहीं, मणिपुर पे कुछ बोले नहीं, तो पार्लियामेंट में नहीं आएंगे। हर देश में प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आते, सिर्फ हमारे देश में ही है जो मोदी जी पहला दिन आता है मोदी मोदी, और अंतिम दिन में आके जाते हैं और लोग कहते हैं जय श्री राम मोदी मोदी। बीच में क्या होता है? कहाँ रहते हैं वो? कहाँ रहते हो? मेरा ये सवाल पूछने का हक है, आपको भी है, इंडिया के सारे लोग के हैं। मैं सिर्फ एक MP हूँ, वो मेरे प्रधानमंत्री है, मेरे उनके साथ पर्सनल व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने प्रधानमंत्री से ये सवाल कर सकता हूँ कि आप कहाँ है? जब संसद देश का जो पार्लियामेंट है, जब हम सबसे बर्निंग इशू रेज करना चाहते हैं, आप आते क्यों नहीं है? आप आइए, बात कीजिए। जो भी कहते हैं आप हमें डांटिए, हम सुनने को राजी है, पर आइए तो सही। ऐसे नहीं कि आप आएंगे नहीं, लास्ट दिन में आएंगे, किसी के नहीं सुनेंगे। उनका वन वे ट्रैफिक चलता है, उनका तो वन वे ट्रैफिक चलता है। जैसे लोग मुझे कहते हैं ना कि महुआ आप ट्विटर पे रिप्लाई नहीं देते हो किसी को, आप किसी को फॉलो नहीं करते हो। ऐसा हम तो मोदी जी के पाथ पे चल रहे हैं, उनके रास्ते पे चल रहे हैं। वो तो वन वे ट्रैफिक रोज चलाते हैं। वो जो कहते हैं वो तो कभी रिपोर्टर का कोई सवाल ही नहीं देता। मैं भी ट्विटर में बस मुझे जो कहना है मैं कहती हूँ, मुझे किसी से मतलब ही नहीं है। तो ये तो नहीं होता है ना। सो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो इशू है अभी हमारा, वी हैव टू स्पीक अप ऑन द गवर्नमेंट डज नॉट वांट द डिबेट टू हैपन। अदानी पे आप देखिए क्या हुआ, इंटायर स्टॉक मार्केट में क्या हुआ जब अदानी पे इशू चल रहा था। LIC का उसमें था, SBI के थे, सारे नेशनलाइज बैंक का पैसा वहां पर था, डिबेट ही नहीं होने दिया। डिबेट में क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर आइए, डिबेट कीजिए, जो प्रश्न है हम पूछेंगे, आप जवाब दीजिए। अब देखिए आज क्या निकला गार्डियन में, जो हम 3 साल से बोले जा रहे हैं वो आप फॉरेन न्यूज़पेपर्स एक के बाद बोल रहे हैं। सब भारत के अगेंस्ट में षड्यंत्र कर रहे हैं क्या? सब कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। अडानी को लेकर आप खास तौर पे हमलावर हैं, राइट? क्यों? क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा। ये स्टॉक मार्केट को लेके खिलवाड़ है। खिलवाड़ी तो आप कहते क्या बोलते हैं आप? खिलवाड़ी कहते। मैं खुद बैंकर रह चुकी हूँ। ये हमारे देश में जो अंग्रेजी का शब्द मैनिपुलेशन होगा, मैनिपुलेशन है। क्योंकि आप देखिए स्टॉक, हमारे जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, सेबी है, सारे जो है, ये एक हर्षद मेहता स्कैम के बाद सेबी तैयार किया गया था। और इंडिया में हमने कहा था कि रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है। जैसे आपके मम्मी पापा भी स्टॉक्स खरीदते होंगे, हमारे माँ बाप भी म्यूचुअल फंड्स में सिप के द्वारा आप इन्वेस्ट करते हैं। तो एक रूल है कि एक कंपनी अगर पब्लिक लिस्टेड हो तो 25% मिनिमम उसका फ्री फ्लोट होना चाहिए। अगर फ्री फ्लोट होना चाहिए तो उस स्टॉक में थोड़ा लिक्विडिटी होना चाहिए, राइट? इस अदानी का कंपनी का क्या है, इनका जो फ्री फ्लोट है 25%, वो एक्चुअल में फ्री फ्लोट नहीं है। वो अदानी के खुद के भाई बहन, मामा जी, मौसा जी, वाया द बैक डोर, वाया मॉरिशस घुमा फिरा के। तो अभी क्या हुआ, वो GQG पार्टनर्स आके जब थोड़ा सा स्टॉक उनका खरीद लिया, उनका स्टॉक ऊपर चला जाता है, राइट? आप 1000 स्टॉक, मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट का आप खरीद के आप स्टॉक को मिनिमाइज कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या है, वो स्टॉक को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करते हैं। वो आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड प्राइस में वो बाहर के इन्वेस्टर को लाते, जैसे टोटल को ले आया और कोई एसेट को बेचते। और हमारे सारे देश का, उनका तो एयरपोर्ट्स में, हमारे जो देश का जो लॉज है, एयरपोर्ट्स में अगर आप एयरपोर्ट
के ऑपरेटर हो, आप उस सेक्टर में काम किए तब भी आप बिड कर सकते। ये तो प्री बिड क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। अदानी के टाइम में वो आ गए। हमने कभी हलवाई के दुकान में काम नहीं किया, कल हम खीर बनाना शुरू कर दे, आप लाइसेंस दे दोगे मुझे? GAR और JV के साथ उनका काफी विवाद हुआ था। आप देखिए अब और इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, और पोर्ट्स एयरपोर्ट्स में अगर कोई काम करे, दिस इज सिक्योरिटी इशू। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है हैज टू नो हु ओन्स द कंपनी। अदानी के आज ही आया 13.5%, 20%, 15% उनका स्टॉक का ओनरशिप वाया बैकडोर, वाया फॉरेन एंटिटीज है, जो सेबी को भी नहीं मालूम। सभी आज तक इन्वेस्टिगेशन करके पता नहीं कर पाया कि इनका स्टॉक ओन कोई करता है। तो हमारे एयरपोर्ट्स, हमारे पोर्ट्स हम एक आदमी को दे रहे हैं जिनका ओनरशिप का मुझे पता नहीं है। MHA क्या कर रहा है? सिक्योरिटी क्लियरेंस किसको दे रहा है? इनका कोई चाइनीज आदमी है, कोई आप अरब आदमी है जो इनका स्टॉक का मैनिपुलेशन कर रहा है। हम तो चाइनीज गेम्स को बैन कर रहे हैं, और इतना बड़ा गेम कर रहे हैं यहाँ पे अदानी जी। हम बैठे हुए हैं, नाम नहीं ले सकते। मैम, इसमें एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि एक मैं इसको क्लैरिटी लेना चाह रहा हूँ कि ये अडानी को लेकर ये आरोप आपके हैं या क्योंकि आपकी पार्टी के, या आपकी पार्टी के? क्यों? क्योंकि एक सवाल इसमें नत्थी है और ये पूछा जाना चाहिए, और तृणमूल कांग्रेस के ही नेताओं से पूछा जा सकता है कि बंगाल में एक ताजपुर पोर्ट है, राइट। इसको लेकर पिछले साल करण अडानी कलकत्ता गए और ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात हुई, जो खबरें छपी थी, और उनको लेटर ऑफ इंटेंट ममता बनर्जी ने दिया, और इस साल लेटर ऑफ इंटेंट ताजपुर पोर्ट को ऑपरेट और कंस्ट्रक्ट करने का, और अब उसको लेटर ऑफ अब वो उसका एनवायरमेंटल असेसमेंट शुरू करने जा रहे हैं। 2 हफ्ते पहले की खबर है कि जब मानसून सेशन चल रहा था, मुझे अभी ग्राउंड की स्थिति नहीं पता, लेकिन लेटर ऑफ इंटेंट मिलने और करण अडानी और ममता बनर्जी की मीटिंग की खबरें तो हर जगह है। तो क्या ये विरोधाभास से, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लग रहा है कि आप इधर अडानी पे सवाल उठा रही हैं, उधर एक लेटर ऑफ इंटेंट सरकार द्वारा दिया गया? एकदम नहीं है। देखिए, जब तक अदानी के ऊपर स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे SFIO, सेबी, व्हाटएवर कुछ नहीं करते, अदानी तो सब में बिड कर सकता है। ये स्टेट गवर्नमेंट का डीप सी पोर्ट है, प्लीज रियलाइज। ताजपुर जो है 200 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम धामरा है। अदानी ऑलरेडी कंट्रोल्स धामरा। ताजपुर का जब पोर्ट हुआ, ममता बनर्जी तो नहीं कह सकती है कि आप आके बिड करो, आप आके बिड करो। L1, L2, L3 करके बिडिंग होता है, बिड ओपन है। अदानी हैज वन द बिड, और ममता बनर्जी कोई सीक्रेट मीटिंग किसी से नहीं की है। ये बिड ओपन है, वो चीफ मिनिस्टर है, ही हैज वन द बिड, ही हैज कम इन। अब उसके आने के बाद उसने कहा कि 20,000 करोड़ देंगे, 20,000 नौकरी होगा, ये वो। तब से आज तक कुछ नहीं हुआ। वहां पर 20,000 नौकरी हो ही नहीं सकता है, और 20,000 करोड़ लग ही नहीं सकता है, क्योंकि 200 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम उनके पास धामरा है, 200 किलोमीटर अपस्ट्रीम कोई और डीप सी पोर्ट नहीं खरीदने वाला है। ये द एंटायर थिंग इज एंटायर रबिश। और ये एनवायरमेंटल असेसमेंट की बात है, ये है वो है, ये 2 साल से सुन रहे हैं। ये कुछ नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी धोखा कर रहे हैं। और सिर्फ हम अकेले नहीं बोल रहे, हम जब हम समर सेशन में, जब लास्ट सेशन में जब सब अदानी पे हम लोग बोल रहे थे कि चर्चा कीजिए, तब तृणमूल कांग्रेस वाज एट द फोरफ्रंट। हमारे सारे पार्टी के लोग थे। हम लोग ने LIC ऑफिस के बाहर जाके हमने धरना की। ममता बनर्जी केम ऑल आउट। तो ये सिर्फ महुआ मोइत्रा की लड़ाई नहीं है, ये पूरा तृणमूल कांग्रेस का लड़ाई है। हमारे प्राइवेटाइज नेशनलाइज बैंक्स का पैसा लगा हुआ है, रिटेल इन्वेस्टर्स का लगा हुआ है। ऑब्वियसली, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जवाब तो मिलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि ताजपुर पोर्ट हमने सीक्रेटली कुछ दे दिया। वो आए थे ताजपुर पोर्ट का वो साइन करने के लिए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। ना 20,000 करोड़ वहां पे घुसाए हैं, और ना 20,000 नौकरी हुई है, कुछ नहीं। और करने भी नहीं, वो कर ही नहीं सकता। उनके पास 20,000 करोड़ है ही नहीं लगाने के लिए, नंबर 1। और नंबर 2, धामरा लेके वो अभी खत्म नहीं हुआ है। वो कैसे 200 किलोमीटर अपस्ट्रीम और एक डीप सी पोर्ट लेंगे? इट्स अटर नॉनसेंस। ओके, अब आपने अपने इंटरव्यू में PM मोदी का नाम लिया कि पहले दिन आते हैं, आखिरी दिन आते हैं। वो किस्सा बताइए, जब PM मोदी आपसे एक हॉल में मिले थे और आपके पार्टी के चीफ विप थे वहाँ पे साथ में, कल्याण बनर्जी, और उन्होंने आपके भाषण पे एक टिप्पणी की थी कि ये बोलने नहीं देती है। क्या हुआ था? नहीं, वो ऐसा नहीं था। हमारे था ऐसा ना? हाँ, हम सब गए थे उनके पास जब वो बंगाल का नेम चेंज करना था ना, पश्चिम बंगाल से वेस्ट बंगाल। तो ममता दीदी सारे MPs के साथ PM का मीटिंग था कि जाके वो बोले कि हमको वो चेंज करना था नाम। ये दो वो हमारे फैशिज्म स्पीच के आई थिंक 1 मंथ
बाद ही था। तो हम सब गए थे पीएम के पास वो ऑफिस में, तो एक बड़ा सा PMO रूम में था। था? नहीं पार्लियामेंट में ही था। अच्छा, सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट में नहीं, सेंट्रल हॉल नहीं, पीएम का एक ऑफिस है पार्लियामेंट। अच्छा ठीक, उधर वो उसके बाद पार्लियामेंट में उनका ऑफिस है और उनके पास एक एडजेसेंट एक रूम है, वहां से ऐसा एक बड़ा सा लंबा सा टेबल है। Okay. तो हम सब गए थे, आई थिंक 11-12 जन गए थे, सुदीप दा थे, कल्याण दा थे, सब कोई थे, और वो पीएम भी आए। तो सुदीप दा सबका इंट्रोडक्शन किए वहाँ पे। हम तो सब नए एमपीज थे 2019 में, तो हम लोग बात किए, और हमने बात की, मतलब लीडर्स लोग, सौगतदा उन्होंने कहा कि ये बंगाल का आप करवा दीजिए ये वो। तो फिर उनके बाद वो हंसी मजाक कर रहे थे कि कल्याण दा कैसे हैं आप। तो कल्याण दा ने कहा, जी से आपकी तो आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रहे आजकल, तो सबकी कुछ और ही, आपके पार्टी से तो कुछ और ही आवाज़। सो ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, हंसी मजाक का इशारा हमारे तरफ रहा, कि हंसी मजाक कर रहे थे कि आप ये तो चीखने वाले कुछ और आ गई है। वो एकदम हंसी मजाक में, अच्छा मतलब वो इट वाज इन अ गुड स्पिरिट। आपने कुछ बोला नहीं वहाँ पे? नहीं कोई एक थिंग था, गुड स्पिरिट में था। उसके बाद कभी मुलाकात कभी नहीं, जैसे वो पार्लियामेंट में कॉरिडोर से जाते हैं, हम लोग साइड में जाते, नमस्ते करते, वो भी नमस्ते करते। अमित शाह से कभी मुलाकात हुई? सॉरी, अमित शाह से कभी मुलाकात? हाँ क्यों नहीं, हम उनके पास गए थे। बीएसएफ के हमारे ऑल पार्टीज जब जाते, पार्टी डेलीगेशन में गए हैं, और पार्टी डेलीगेशन में गए हैं हम लोग। फिर एक बार हमारे घर के सामने होम मिनिस्ट्री ने सब बंदूक वाला गनमैन लगा दिया था, तो हम पार्लियामेंट में, लोकसभा तो हम यहाँ बैठते, वो उस साइड बैठते। तो मैंने उनको एक चिट्ठी लिखा था कि सर मेरे घर के बाहर हमें चिट्ठी गनमैन लगा दे, ये इसको प्लीज़ हटा लीजिए। तो मैंने जाके वो चिट्ठी दी उनको, वो पढ़ के पॉकेट में रख दिया, और शाम 5 बजे तक हटा भी लिया था। Okay. तो it was fine. ये सब भी होता रहता है? ये सब भी होता रहता है। देखिए, पर्सनल कुछ नहीं है, मुद्दा कुछ पर्सनल नहीं है, राइट? कोई इशू नहीं है इसमें। हमारे बहुत सारे बीजेपी सांसद के साथ है, माई फ्रेंड्स है, माई कॉलीग्स। इशू जो है इट्स मच लार्जर, इट इज़ अ मच लार्जर इशू, इट इज़ लाइक आई सेड, इट्स द सोल ऑफ इंडियाज इशू। तो उस साइड जो है, कहाँ इस साइड किस तरफ है आप? मतलब मूलतः ऐसा काम वाम तो हो ही जाता होगा, जरूरी काम सारे आप लोगों के आपसी बातचीत से वो लोग, आप लोग काम नहीं होता है ज्यादा काम। इंडिविजुअल मिनिस्टर्स के पास अगर कोई जाओ तो काम, जैसे गडकरी साहब के पास हम गए हमारे एनएच के लिए, वो कर देते हैं। जैसे रेलवे मिनिस्टर के पास हम हमारे कृष्णनगर के काम के लिए गए, वो कर देते हैं। डेफिनेटली मिनिस्टर्स, देखिए 1-on-1 कोई मिसबिहेव नहीं करता है, पर जैसे बिग टाइम जो है हमारा अभी नरेगा का, वेस्ट बंगाल के पास नरेगा का फंड्स बंद करा दिया, पीएम आवास योजना का फंड्स बंद करा दिया। तो ये जो वंचित करते हैं स्टेट को, दिस इज ऑन अ वेरी बिग लेवल, तो हम इनका विरोध करते हैं। छोटा छोटा इंडिविजुअल काम अगर किसी मंत्री के साथ, जैसे एम्स में हमारे जो मनसुख मंडाविया जी है, हमको कोई सीट चाहिए था, वो हेल्प करते थे। तो इंडिविजुअल मंत्रीज के साथ देयर इज नो इशू, वो हेल्प करते हैं, बात करते हैं, देयर इज नो इशू, सबके साथ ही है, सबका भी काम होता है। दैट इज, और वो ऐसा नहीं कि वो पर्सनल कोई फेवर कर रहे हैं, राइट? वी आर इंडिविजुअल, वी आर ऑल्सो एमपीज, कंस्टिट्यूंसी नीड्स वर्क। स्टेट का गवर्नमेंट का फंड्स भी तो सेंट्रल एक्सचेकर में ही जाता है, उसी से तो पैसा वापस आता है। तो पर वो जो बड़ा चीज़ है, जैसे बड़ी जो मुद्दा है, जैसे वो अभी नरेगा का फंड्स बंद कर दिए, आवास योजना का फंड्स बंद गए, इसका विरोध हम बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इन बीजेपी यू एडमायर राजनाथ सिंह एंड नितिन गडकरी आफ्टर सुषमा स्वराज। यस। उस इंटरव्यू को 2 साल हो चुके हैं, उस लिस्ट में कोई बदलाव हुआ? नहीं, देखिए नितिन गडकरी जी बहुत काम का आदमी है, जैसे वो करते कुछ काम जाओ ना, ठक 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 ठक, वो जैसे ऑफिस चलाते हैं सब कुछ, और मुझे इज़ वेरी पर्सनेबल, मुझे अच्छा लगता है। और राजनाथ सिंह जी तो बहुत दिन से चल रहे हैं, उनका जो सिस्टम है, उनको देख के लगता है कि पुराने हम ज़माने नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि एक देयर वाज अ डिसेंसी इन पॉलिटिक्स, एक डिसेंसी था पॉलिटिक्स में, जैसे सबके साथ बात करना, वो आचरण, वो स्वीटनेस, वो राजनाथ सिंह जी में बहुत है। तो कभी भी मिलते हैं, वो जैसे बात करते हैं, जैसे पेश आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं वाजपेयी जी से नहीं मिली हूँ कभी, पर लोग कहते हैं, ममता जी भी कहती है कि वाजपेयी साहब भी वैसे ही थे, कि अगर विपक्ष पे भी रहो तो आप 1-on-1 उनके साथ कोई बहुत अच्छा था। तो मुझे राजनाथ सिंह गडकरी जी के साथ भी यही लगता है। ओके, आपका एक बयान है जो काफ़ी वायरल हुआ था, काफ़ी विवाद हुआ था, देवी काली को लेके, जिसमें आपने काली को लेकर अपने स्वरूप की, जिसको आप मानती हैं, द वे यू सी देवी काली, उसका आपने जिक्र किया था। राइट। क्या है आपके लिए देवी काली का स्वरूप? मैंने जो कहा था, मैंने कहा था कि काली फॉर मी, एग्जैक्ट वर्ड्स, इज अ मीट ईटिंग, अल्कोहल एक्सेप्टिंग गॉडेस। मांस खाने वाली, मांस और शराब, मदिरा का सेवन एक्सेप्ट करती है, ग्रहण करने वाली, ग्रहण करने वाली। दोनों चीज 100% फैक्चुअल है।
हम जैसे एक मांस खाने वाले, हम जब भोग चढ़ाते हैं काली को, कहीं भी आप जाए, आप देखिएगा त्रिपुरेश्वरी मंदिर से आप शुरू कीजिए। त्रिपुरा बीजेपी का रूट स्टेट है। जब एंटी एनिमल सैक्रिफाइस के बारे में कहा था और कहा कि त्रिपुरेश्वरी मंदिर में बलि नहीं करना चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट भी उसको अगेंस्ट में नहीं किया, अभी भी चल रहा है। हर आप शुरू कीजिए, असम देखिए, माँ कामाक्षा का जो मंदिर है, काली का रूप है, वहाँ पे आप देखिए। असम में तो बीजेपी सरकार है, वहाँ पे आप गोट सैक्रिफाइस चलता है। आप कालीघाट में देखिए, हर जगह। तो मीट अगर एक्सेप्ट नहीं करती है, मीट अगर खाती नहीं है माँ, तो हम भोग क्यों देते हैं? नंबर 1। नंबर 2, अल्कोहल एक्सेप्टिंग। आप महाकाल टेम्पल देखिए उज्जैन में, उज्जैन मध्य प्रदेश में है, ये बीजेपी का सरकार है। वहाँ पे बीजेपी सरकार का सरकारी लिकर शॉप है, इनसाइड द प्रेमिसेस एंड आउटसाइड। एक में फॉरेन लिकर मिलता है, एक में देसी लिकर मिलता है। लोग वहाँ पे खरीद के जाते हैं और देते हैं। पंजाब में देखिए। तो हमने क्या कहा है जो गलत है? मैंने सिर्फ फैक्ट में कहा है। जो काली के कोई महाकाल टेम्पल जाके तो माँ काली को तो थम्स अप नहीं चढ़ाते हैं, और कोई कामाक्षा जाके माँ काली को धोखला के प्लेट भी नहीं देते, राइट? तो माँ काली, हाँ, हमारे जो काली भक्त है वो कहते हैं कि माँ हमारे बोले छे मुड़ी घंटो खाबे, माँ हमारे बोले छे माछ खाबे। वो खुद के हाथ में मीट, माँ हमारी कह रही है कि माँ हमारे लिए कोई, देखिए ये जो एक नॉर्थ इंडियन परसेप्शन है कि आप जैसे राम सीता कोई और है। हमारे घर में राम, माँ काली ना मेरे घर के एक सदस्य है। वो माँ काली मुझसे गुस्सा कर सकती है। माँ काली को हम तू ही कहते हैं, तू कहते हैं। आप भगवान को जनरली तू नहीं कहते। रामकृष्ण देव माँ काली को ए माँ तू खेचीश, तू चीश, ठीक है। उन्हें एक बार माँ के ऊपर यूरिनेट कर दिया था, तो सब प्रीस्ट आके कहा कि आपने माँ के ऊपर यूरिनेट कर दिया, ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ बेस्ट करेची, मेरी माँ है, बहुत अच्छा किया हमने, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप है ये फैमिली मेंबर के साथ है। और हमारे साथ जो काली को आप खाना बना के देते हैं, माँ काली के ऊपर जो हम चढ़ाते हैं सब कुछ में, दिस इज अ फैक्ट ऑफ आवर वर्शिप। ये कौन सा हिपोक्रेसी है जो लोग ऊपर, इसीलिए मैंने कभी अपोलोजाइज नहीं किया, मैंने कभी नहीं किया। और मैंने कहा भैया आप काशी से असम तक FIR करो, सुबह से शाम करो FIR, हम देखना चाहते कहाँ लेते हो। आप एफिडेविट में बीजेपी सरकार लिख के दो कि ये होता नहीं है, चुप हो गया। हमारे देश में हम चीज देखे, अगर आप अपना स्टैंड पे स्टिक करो ना, सब ऐसे भाग जाते। वो भाव करने वाले लोग 3 दिन ही भोगते। अगर आप सच कहो और जोर से कहो और अपने स्टैंड पे रहो तो सब भाग जाते। और मालिक में भी यही हुआ, क्योंकि मैंने जो कहा वो असलियत है। बंगाल में वो पुलिस स्टेशन में FIR कर रहे थे। पुलिस स्टेशन के 5 किलोमीटर का अंदर हर पुलिस स्टेशन में माँ काली का पूजा होता है। काली पूजा में हर पुलिस स्टेशन में वो एक ही चढ़ाया जाता है। तो कौन किस पे FIR करेगा? तो बेवकूफी है। क्योंकि आपने काशी का जिक्र किया, मैं बनारस से ही आता हूँ, तो वहाँ पे एक मंदिर है बटुक भैरव का। तो बहुत बताइए। तो शंकर जी के उस चपल रूप का मंदिर है जो थोड़ा सा बदमाश भी है, बच्चा भी। राइट। तो उसको बिस्कुट टॉफी चढ़ती है, उसको शराब भी चढ़ाई जाती है उस रूप को भगवान के। बताइए। तो बनारस में है। तो क्या है, सब जगह में है। आप पूजा पाठ करती हैं? हम पूजा पाठ करते हैं। मतलब एक रिलीजियस और हम स्पिरिचुअल है में, पर हाँ रिलीजियस है। ओके। और थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ आपके गुस्से के बारे में, ठीक है? एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, मामा मोइत्रा को गुस्सा क्यों आता है? ये सब एक सवाल है, क्योंकि कुछ इंस्टेंसेस हैं और वो इंस्टेंसेस मैं यहाँ पे जिक्र भी करूँगा। एक इंटरव्यू में आपने कहा कि चूंकि आप बंगाली हैं तो इसलिए आपको गुस्सा आता है। फिर किसी एक कथित पत्रकार को आपने एक टीवी इंटरव्यू में मिडिल फिंगर दिखाया आपने, वो वायरल हुआ था। फिर उसमें आपने कुछ ऐसा अपशब्द कहा जिसका मैं यहाँ पे कैमरे पे नहीं बोल सकता। कह दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, इसको डक ऑफ भी कह सकते हैं। फिर आपके ऐसे बयान मिलते हैं जिसमें आप कहती हैं कि अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही हैं। फिर एक BBC के इंटरव्यू में आप कहती हैं कि इस सवाल से मैं इरिटेट हो रही हूँ। फिर कभी वायरल होता है कि किसी पत्रकार को कभी आपने 2 पैसे का जर्नलिस्ट या रिपोर्टर कहा है। सब सच है, सब सच है। गुस्से के बारे में बताइए। सब तो सच है ही, मैं भी कह रहा हूँ, आपने गुस्से के बारे में बताइए। देखिए, अब सबका पर्सनालिटी एक नहीं होता है। मैं कोई फॉल्स प्रिटेंसेस में अपने आप को ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब पॉलिटिक्स में आई हूँ, मैं कोई पैशन, अंदर का कोई पैशन को लेके आई हूँ। मैं आज तक वो पैशन, वो आइडेंटिटी रखना चाहती हूँ, ठीक है? नहीं तो मैं ये दिन रात कर नहीं सकती। अगर मैं अपने आप को चेंज करूँ, अगर कोई मुझे कहे कि महुआ आप अपने आप को चेंज करो, तो मैं 1 घंटा कर सकती हूँ, 2 घंटा कर सकती हूँ।
तो और हर ह्यूमन बीइंग में सब कुछ होता है, गुस्सा होता है, ब्यूटी होता है, खराब कुछ होता है, अच्छा कुछ होता है। तो मेरा गुस्सा मेरा एक अंदर का पार्ट है। मैं मीन करती हूँ कि अगर मेरा गुस्सा किसी को हार्म करे, किस मैलिशियस हो, इविल हो, वो दूसरी बात है। मेरा गुस्सा अब वो मोमेंटरी है, लाइक आई सेड आई ट्राई टू चेंज इट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब गुस्सा करती हूँ, दूसरे साइड में जो रहता है दे डिजर्व इट। ओके, दे डिजर्व इट। वो अंदर मेरा अंदर का पार्टी मीटिंग चल रहा है। वो पत्रकार थे भी नहीं, ऐसे कोई जर्नलिस्ट थे भी, कोई भी मोबाइल फोन से आके रिकॉर्ड कर दिया, ये हो क्या रहा है? कोई उसको 100 रुपया दिया दिन का मजूरी, वो आके अंदर मोबाइल फोन से, ना प्रेस का कार्ड, ना कोई एफिलिएशन, कुछ भी, तो क्या होता है उसको? मैं नहीं कहूँगी क्या। अब जब मैंने उसको कहा तब सब बेस्ट पार्ट इज ऑल द प्रेस मुझे फोन करके कह रहा दीदी आपने सही कहा है, इन लोग के लिए हमारा रोटी खराब हो रहा है, क्योंकि हम जो असली प्रेस है वो तो घुस ही नहीं सकते। कोई भी फोन लगा के आजकल प्रेस बन जाता है, नंबर 1। और वो जो रहा वो फेमस इंसिडेंट मिडिल फिंगर, वो तो मैंने उनको एक्चुअली नहीं दिखाया था। मैं 1 2 3 कर रही थी और ऐसा लगा था क्योंकि 1 2 3 कर रही थी और लगा था। पर जब सबको मुझे फोन करके कहा कि अरे थैंक गॉड यू डिड इट, तो मैंने कहा अरे यार ठीक है, तो किया ठीक है, राइट। सो आई डोंट टेक एनी प्रिजनर्स, आई एम जस्ट लाइक यार आई लिव विद इट। किसी का आपने उसको बिहारी गुंडा कह दिया, तो फिर लल्लन सिंह जो है हमारे बिहार के, वो मुझे कहा वो बिहारी नहीं है, वो झारखंडी है। ठीक है भैया, सब चलता है, क्या प्रॉब्लम है? हालांकि मैं अभी 1 2 3 से कन्विंस नहीं हो पाया हूँ, आई एम सॉरी। ठीक है, थोड़ा सा आपकी और आपकी पार्टी और आपके बंगाल में पॉलिटिक्स पे बात करेंगे थोड़ा। अब आप एक क्षेत्रीय नेता नहीं हैं, आप लोकसभा में देखी जाती हैं। अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कृष्णानगर में, नदिया में, जहाँ से आप आती हैं, उधर कितना जाना होता है आपका? थोड़ा बताइए उधर के बारे में। हम वही रहते हैं एक्चुअली, हम करीमनगर नहीं, करीमपुर से एमएलए रहते हैं, करीमपुर से। और हम जब करीमपुर से हम चुनाव जीते थे, वो बहुत ही टफ सीट था, 46 ईयर्स वो लेफ्ट के साथ था। तो हम जब गए थे तो लोग कहते थे कि आपको तो जैसे अपने एनिमी को आप क्या कहते हैं, शत्रु को क्या कहते हैं आप हिंदी में? शत्रु को दुश्मन। तो दुश्मन को देके कोई शेर को हत्या करने के लिए भेजा है। अगर शेर मर जाए तो भी अच्छा, दुश्मन मर जाए तो भी अच्छा। जब मुझे वो टिकट मिला था, लोग कहते थे कि बाग दिए शत्रु मारते पाठिए। तो मैंने जब वो सीट जीता, तो मैंने वो एकदम बूथ घर जाके, आई वॉकड ऑन फुट फॉर 40 days टू विन दैट सीट। और मैं अभी तक करीमपुर के लोगों के बहुत आभारी हूँ। वो मुझे जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, मैं नदिया ज़िला से हूँ, राइट, पर वो मुझे जैसे लव और सपोर्ट किए थे उस इलेक्शन में, और मुझे लगा कि मैं ज़िंदगी में भर, मैं जहाँ से भी हूँ, मैं करीमपुर कभी नहीं छोड़ूंगी। और मैंने किराए पे वहाँ पे एक घर लिया था। और मैं कृष्णनगर के सांसद होने के बाद भी, करीमपुर के 4 पंचायत कृष्णनगर लोकसभा में आता है, पर करीमपुर असेंबली मुर्शिदाबाद में पड़ता है, पर एकदम पास है। तो मैं अभी तक वहीं रहती हूँ, करीमपुर में रहती हूँ। और मेरा लाइफ नदिया में ही है। जब मैं दिल्ली नहीं रहती हूँ तो मैं नदिया में ही क्षेत्र में रहती हूँ। और मैं करीमपुर में हूँ। इनफैक्ट कृष्णनगर के लोग मुझे कभी कभी सुनाते हैं कि अरे आप तो करीमपुर के एमपी है, नीचे तो AITC करीमपुर होना चाहिए, क्योंकि आप तो वहीं रहती है, आप तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं रहती है, घर वही है। पर ठीक है, वहाँ से मेरा जब सारे असेंबलीज है, वहाँ से भी जाना ईजी है। तो मेरा लाइफ रूरल है, मेरा लाइफ में बहुत ही अपने आप को कोई नेशनल लीडर नहीं समझती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस दिन मैं वो ज़मीन के साथ मेरा जो लगाव है वो अगर चला जाए ना, तो मेरा आइडेंटिटी चला जाएगा। तो मैं बहुत ही रूरल लीडर हूँ। और मैं एरिया के, जब मेरे बहुत सारे MP जो दोस्त है वो मेरे ऊपर हंसते हैं कि यार तुम MP हो, तुम क्या पंचायत में लेवल में ये सब। जैसे मेरा पंचायत अभी जा रहा था, मैं पंचायत टिकट के साथ के लिए लड़ रही थी, इसके लिए लड़ रही हूँ, एक बूथ लेवल वर्कर के लिए। तो MPs कहते हैं यार ये तो MLAs भी नहीं करते हैं, तुम इतना क्यों घुसती हो अंदर। तो हम कहते हैं हमारे पॉलिटिक्स ऐसे ही है। बंगाल में पॉलिटिक्स जो है ना, वो बहुत निटी ग्रिटी पॉलिटिक्स है। और हम रूरल, हम MLA रह चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो वो हम छोड़ नहीं सकते। जो कंट्रोल है वर्कर के साथ है, वो जो एक बॉन्ड हो जाता है, तो इसीलिए हमारे पॉलिटिक्स जो है बहुत इन्वॉल्व पॉलिटिक्स है। ये दिल्ली में रह के और ऊपर से नहीं हो सकता है। तो ये बहुत कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स है, ये बहुत बूथ बेस्ड पॉलिटिक्स है। तो मैं बहुत ही ग्राउंडेड और रूटेड हूँ। तो यहाँ पर मेरे बंगाल की पॉलिटिक्स को लेकर मेरे आपसे 2 सवाल हैं, नदिया पे भी और बंगाल की पॉलिटिक्स पे भी। पहला सवाल है उस घटना पे कि जब वो घटना क्या थी जब ममता बनर्जी ने आपको स्टेज पे समझाया था कि ये पार्टी के इनफाइट नहीं होने चाहिए। वो वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था कि इनफाइट नहीं होना चाहिए, आपको उनके साथ काम करना है महुआ और उनको समय देना है आपको, ये उन्होंने कहा था। क्या हुआ था कि आपको ममता बनर्जी ने कुछ आओ ना दिखाता हो? इसमें
देखिए क्या हुआ था, कुछ वैसा कुछ नहीं हुआ था। तब मैं शायद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थी कि नहीं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं थी। तब क्या हुआ, मैं एमपी थी और डिस्ट्रिक्ट उसके बाद वाली घटना में आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हुई, 2 बार शायद हो चुका ये था। नहीं पता नहीं, हम अभी हमको याद भी नहीं है। दिसंबर 21 की बात है, हम तब गोवा में थे। शी सेड कि आप जिलाध्यक्ष हैं। हाँ, हम तब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे और हम गोवा में थे। हम गोवा में वो इलेक्शन लड़े थे, तो वहाँ पे रिव्यू मीटिंग चल रहा था कृष्णनगर, हम गए थे। तो उस दिन कृष्णनगर टाउन में कुछ हुआ था कि कोई पोस्टर लेके कोई कुछ लगाया गया था किसी के अगेंस्ट में। तो दीदी को शायद कोई खबर मिला होगा कि महुआ के जो लोग हैं वो कोई पोस्टर्स दिखाए या कुछ समथिंग लाइक दैट। मतलब मेरी पार्टी में ये नेता नहीं, ये नेता फेवरेट है टाइप का चल रहा होगा। वैसा कुछ हुआ होगा। तो दीदी ने कहा कि सबको लेके चलो। अब दीदी को जो मन में आती है वो कहती है। तो उन्होंने तब कहा अगर वो महुआ मोइत्रा नहीं होती, कोई और होती, तो ये नेशनल मीडिया इतना कुछ नहीं बनाता। नेशनल मीडिया ने सोचा कि महुआ मोइत्रा चिप्स आर डाउन। अब महुआ मोइत्रा का गर्दन काट दिया ममता बनर्जी में, उनके तो एकदम पूरा क्या कहते हैं आप शर्ट निकल दिया, उनका तो अपमान कर दिया, उनका तो महुआ मोइत्रा के तो बस धज्जियां उड़ा दिया ममता बनर्जी उसको दिखा दी हु इज बॉस। तो ये चला तो सकता, चला फिर बाद जो थिंग्स नॉर्मल थे तो हम जो है वो है, दीदी भी वो है। सो दिस इज जस्ट नॉर्मल। ममता जी हमको कह सकती है। फिर बाद में जब बात की ऐसे नहीं हुआ था, ये हुआ था, ममता जी अच्छा से ठीक है चलता है, चाहिए इसमें कोई, हम लोग भाई जमीन पे काम करते हैं, ये तो होता ही रहता है। पर अगर नेशनल मीडिया बैठा हुआ है वहाँ पे, जो आपके जो आईटी सेल बैठा हुआ है, वो दिखाना चाहते हैं कि बस महुआ मोइत्रा का, जैसे हम जब मेरा लोकसभा का बना देना है सब कुछ, काउंटिंग चल रहा है तो काउंटिंग में हमारे 19 में मुझे याद है एक वो दिखाया जिनको हम फिंगर दिखाए थे ना, और रादर नहीं दिखाए थे, वो एक क्लिप भी है मेरे पास कि शी इज लूजिंग एंड शी इज डाउन, जबकि मैं कोई भी राउंड में डाउन नहीं थी। वो दिखाते हैं। अभी कह रहे कि महुआ मोइत्रा को टिकट तो कभी नहीं मिलने वाला है, अदानी ने पूरा सेटिंग कर लिया है, महुआ मोइत्रा का टिकट कट रहा है। सो ये तो उन लोग करते ही, इनका काम ही है। अब हम इसमें कान दे कि अपना काम करें, बस। टिकट मिल रहा है आपको? अब तो हम डिपेंड कर रहा है। वायलेंस को लेकर और पॉलिटिक्स को लेकर दूसरा सवाल। अमितेश जो इस कैमरे पे हैं, मैं और अमितेश एकाधिक बार बंगाल जा चुके हैं। मतलब मेरे ननिहाल के तो कुछ लोग रहते भी हैं अभी वहाँ पे। अच्छा। तो वायलेंस कवर करने, आप रामनवमी पे देखिए वायलेंस, जिसमें हर सब पार्टियों के एक दूसरे के आरोप हैं। और सबसे ज़रूरी पोल वायलेंस, सिविक अभी जो पंचायत चुनाव हुए तो मैं उसमें गया था, उसके पहले विधानसभा चुनाव में मेरी टीमें कहीं थी। वायलेंस हो रहा है और इसमें बीजेपी और आपकी पार्टी में आगे दूसरे ऊपर आरोप लग रहा है। ठीक है, सब लोग आरोप लगा रहे हैं कि सामने वाली पार्टी कर रही है। ये एक पत्रकार के तौर पर मैं दोनों साइड से सुन रहा हूँ, लेकिन जब मैं न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट से देख रहा हूँ ना, तो दोनों ही जगह गड़बड़ियाँ मुझे तो दिख रही हैं। एक पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड मुझसे कहा कि इस सरकार में, जैसे लेफ्ट की सरकार में होता था, लेफ्ट में आखिरी वर्षों में शुरू किया कि जो वायलेंस पे एक्ट करते थे या भ्रष्टाचार पे एक्ट करते थे, उनको शंट कर दिया जाता था, उन पुलिस वालों को तरक्की नहीं की जाती थी, तब ट्रांसफ़र किया जाता था। फिर यही परकोलेट हो गया टीएमसी गवर्नमेंट में भी यही शुरू हुआ। तो आपको लग रहा है कि गड़बड़ियां हैं अभी बंगाल में, सिनेरियो में, उसको दुरुस्त करना चाहिए? देखिए, ये वायलेंस जो है, ये मुझे पर्सनली बहुत डिस्टर्ब करता है। पर ये अगर बंगाल में देखें, एक अजीब चीज़ है, नक्सल मूवमेंट से लेके आज तक ये कोई और स्टेट पे नहीं है। आप अगर देखें, ये बंगाल का ये टीएमसी, बीजेपी, सीपीएम ये नहीं है। जब सबके टाइम में ये जो देखिए, जो सीपीएम के वर्कर थे वही तो टीएमसी के आए, हमारे वर्कर ही अभी बीजेपी में गए। लोग तो 9 करोड़ लोग तो नए पैदा नहीं हुए हैं। जो वर्कर्स है, जब बीजेपी के जब 15% 4% वोट था, तब एक्स नंबर ऑफ वर्कर्स थे। जब 30% वोट हुआ तो उसका 4x वर्कर्स। तो ये वर्कर्स तो ऊपर से पैदा नहीं हुए हैं, वो तो किसी और पार्टी से ही आए हैं। तो वर्कर्स, पॉलिटिकल वर्कर्स जो है एक ही है। तो अगर जो 20 साल 30 साल से एक डाइट ऑफ वायलेंस पे फीड हुआ है, वो ख़त्म होने में टाइम लगता है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, दूसरे स्टेट्स में पंचायत सिंबल में नहीं लड़ा जाता है। यूपी में ये सिंबल में नहीं। ये मुझे लगता है कि हम अभी जो पंचायत में देखें, ये सिंबल में लड़ने का एक बहुत डाउनसाइड है पंचायत लेवल पे। MP MLA वोट पे ऐसा नहीं होता है, पर पंचायत वोट में क्या होता है, अगर आप जितना भी कह दे कि आप ये मत करो, वो अपने आप का सवाल हो जाता है। वो जो प्रधान बनना चाहता है, जो मेंबर बनना चाहता है, तो वो अपने आप का टफ वॉर बना लेता है, जिसी भी पार्टी में हो। सो दैट्स व्हाट लीड्स टू द वायलेंस। कोई किसी का नहीं सुनता है। सो दिस इज समथिंग, आई थिंक एज लॉन्ग एज वी हैव द सिंबल ऑन सिंबल, दिस इज डिफिकल्ट। और इस बार जो हुआ है, जो हम देखे कि टीएमसी पार्टी के जो लोग थे, वो तो ज़्यादा मार तो उन्होंने कोई नहीं।
जो इस बार पंचायत इलेक्शन में। पर एक चीज़ है कि जितना होता है उससे बहुत बड़ा, हम नहीं कह रहे कि कुछ नहीं होता है, डेफिनेटली होता है, कि जो होता है उससे बहुत बड़ा चढ़ाकर मीडिया में दिखाया जाता है। क्योंकि 21 का इलेक्शन आप देखिए, जैसे मीडिया में दिखाया जा रहा था कि बंगाल में तो बलात्कार का कैपिटल बन गया है, मौत का कैपिटल बन गया है, सब मतलब हर चौराहा पर लोग वहाँ बीजेपी के वर्कर को हैंग करा दिए जा रहे हैं। अब तो हो गया, अब तो हाई कोर्ट ने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर चल रहा था, वहाँ पे सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रहा। अब तो 2 साल हो गए, कितने रेप्स को आप कन्विक्ट किए, कितने लोगों का आपने, टीएमसी लोगों को आप जेल अंदर कर सके, वेयर आर द कन्विक्शंस? सो यू सी दिस, अ लॉट ऑफ इट इज ऑल्सो हाइप। मैं नहीं कह रही हूँ कि कुछ नहीं हो रहा है, पर जितना हो रहा है उसको इतना बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि लोग, बाहर के लोग समझते हैं कि वहाँ तो खून की नदियाँ बह रही है। ये सही बात नहीं। मैं इस बात पे थोड़ा तो एग्री करता हूँ आपसे कि टीवी चैनल ने थोड़ी सी सावधानी तो नहीं बरती है न्यूज़ दिखाने में, क्योंकि जिस समय मणिपुर में लाशें गिर रही थी, मैं आई बिन टू मणिपुर 3 बार, विजय जो साथ में हम 3 बार जा चुके हैं, मैं 20-25 दिन मणिपुर में रह के आया हूँ। मणिपुर में जब तक पीएम मोदी आके नहीं बोलते हैं तब तक टीवी पत्रकारों का हुजूम वहां नहीं पहुंचता है। आप देखिए अभी भी सिचुएशन नॉर्मल है। पंचायत चुनाव में वहां पे हिंसा बंगाल में जो होती है वो तो टीवी पे चलती है, लेकिन मणिपुर की हिंसा कई चैनलों पे गायब रहती है। ये बात मैं एग्री करता हूँ। लेकिन अभी आपकी पार्टी भी अगर बात करें तो एक छोटा सा इंसिडेंट, इस पे जवाब दे दीजिए कि आपने कहा कि आपका गुस्सा अक्सर जायज़ वजहों पे होता है और सामने वाला उसके वो डिजर्व करता है, इसलिए आपका क्रोध है उस पर। साल 2017 आप विधायक थी और बीजेपी की एक नेता ने आपके खिलाफ एक बयान दिया। उस नेता का नाम था बाबुल सुप्रियो। वो बयान कुछ ऐसा था, महुआ आर यू हाई ऑन महुआ, ठीक है, टीवी चैनल में कहा था उन्होंने। हाँ, उसके बाद आपने केस किया, केस हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने चार्जशीट्स को डिबंक कर दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसको हटा दिया। अभी भी चल रहा है। और बाबुल सुप्रियो टीएमसी में आ जाते हैं कुछ समय पहले। आपकी मुलाकात हुई बाबुल सुप्रियो से, किस आमद से आप संतुष्ट हैं? अब उसके बाद मुलाकात हुई, उन्होंने भी अपोलोजाइज किया, मैंने भी बात की उनसे। इट्स मोर और लेस सॉर्ट। वी स्पोक, सॉर्ट हो गया, वो केस अभी तक चल रहा है बट वो सॉर्ट हो गया। He has apologized, he has said कि I didn't mean it like that. It's okay. बाबुल सुप्रियो जब आ रहे थे तो आपने बात की थी कि लेना चाहिए? बात करते हैं। अब मेरे साथ एकदम नॉर्मल है, वो हमें पार्टी में है, एकदम नॉर्मल है। सो देखिए, अगर कुछ हो जाए किसी के साथ पर्सनली, वो आके आपसे बात करे और कहे कि नहीं यार अभी छोड़ दो, तो मेरा गुस्सा 2 मिनट रहता है। मुझे बहुत खराब लगा था कि वो नेशनल टेलीविजन में ऐसे कहा था। और फिर उन्होंने कहा कि मैं ऐसा मीन नहीं किया, वो ऐसा निकल गया, ऐसा वो भी कभी कभी हो जाता है नेशनल टीवी में। मैंने भी कभी कभी ऐसे कुछ बात कही है जो वैसे जो सुनाई दिया वो ऐसे मैं मीन नहीं की, ये होता है। तो उन्होंने व्हेन ही केम एंड सेड कि माय हार्ट इज क्लीन, आई डिडंट मीन इट लाइक दैट, ऐसे निकल गया, मैं तो मजाक कर रहा था। तो मैंने कहा कि तो आप तो मुझे जानते भी नहीं थे, आप क्या मजाक कर रहे थे, हो गए राइट। तो ऐसा बात हुई, डिस्कशन हुई, ठीक है, अब इट्स ओवर। ठीक है। अभी इस इंटरव्यू के 5 मिनट पहले मुझे एक बात पता चली कि आप अपने लोकसभा क्षेत्र में बाइक से घूमती हैं। हाँ, तो सॉरी टेकिंग आउट ऑफ कंटेक्स्ट, लेकिन मुझे लगा मैं पूछूंगा आपसे। आप अपने लोकसभा क्षेत्र में बाइक से ट्रेवल करती हैं। अभी जब आप लोकसभा सांसद बन के आई वहाँ से, तब क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है? मेरा लोकसभा क्षेत्र बहुत ही वंडरफुल, मेरा ज़िला जो है, मुझे लगता है कि बंगाल सबसे बेस्ट ज़िला है। मुझे लगता है मेरे लोकसभा क्षेत्र सबसे बेस्ट है। ये लोग हैं, आई एम वेरी हैप्पी देयर, आई एम एट माई हैप्पीएस्ट देयर। और बाइक से ट्रैवल, मैं बाइक खुद नहीं चलाती हूँ, पर मेरे बहुत सारे रोड्स और इंस्पेक्शंस हैं जहाँ पे छोटे छोटे गांव के रोड्स हैं, तो मैं बाइक के पीछे बैठती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कोई चलाता है, मैं पीछे जाती हूँ और मैं अंदर जाती हूँ, क्योंकि गाड़ी सब जगह जाती नहीं है, छोटे रूरल रोड्स है। और मैं जब एमएलए बनी थी करीमपुर में फॉर एग्जांपल, तब लाइक आई सेड 46 ईयर्स के बाद हम बने थे, वहाँ पे कोई सड़क ही नहीं था। लोग जो कहते हैं ना आप क्या कर रहे हो हमारा, मुझे इतना लो बेस से मैं शुरू की थी कि मुझे मेन रोड्स करना, वाटर, सैनिटेशन, बेसिक्स लाने में वक्त लगा। और ममता जी के गवर्नमेंट बार बार वापस क्यों आता है, क्योंकि अभी तक बंगाल इज़ प्रोडोमिनेंटली रूरल, और रूरल कनेक्टिविटी, रूरल में जो काम की है ममता जी, ये अर्बन लोग हर टाइम समझते नहीं है। तो रूरल में हम लाइफ बदल गया है, हम खुद कह रहे हैं, हमारा भी तो रूरल कंस्टिट्यूएंसी है, जो हम डेवलपमेंट रूरल में किए, हमारे क्षेत्र में भी जो रोड्स है हम अपने लाइफ में देखे हैं लास्ट 5 years, लास्ट 7 years में, पक्का रोड्स, कनेक्टिविटी, आपका अस्पताल, स्वास्थ्य साथी कार्ड, फ्री ट्रीटमेंट, एवरीथिंग द वे द गवर्नमेंट इज डन। अभी 10 on 10 तो नहीं है, हमारा अभी तक गरीब देश है, वी आर स्टिल अ पुअर स्टेट, 10 on 10 संभव नहीं है, पर प्रयास तो होना चाहिए। प्रयास है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स,
और हर घर में कुछ ना कुछ सरकार ने पहुंचाया है, कुछ ना कुछ, वेदर इस महिलाओं का लक्ष्मी भंडार का जो मंथली मनी, आप कन्याश्री, वुमेन गर्ल चाइल्ड, लाइक फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट हमारा सरकार ने जो किया है वो कोई सरकार नहीं किया। आई कैन हैंड ऑन हार्ट से दैट। गर्ल एजुकेशन, हमारा ड्रॉप आउट रेट अमंग द लोएस्ट है। हमारे इलाका जो बिल्कुल बैकवर्ड एरिया है, 80-90% ऑफ गर्ल्स गो टू स्कूल, दे स्टे टिल क्लास 12। हमारे जो स्कूल्स के सिस्टम है सब कुछ फ्री है, स्कूल के यूनिफॉर्म, पढ़ाई, बुक्स, थाला बासन, सब कुछ। तो ये जो है गर्ल्स एजुकेशन टू कीप देम इन स्कूल, कन्याश्री जो उनको पैसे देते हैं हम स्कूल में कि 18 से पहले शादी मत करो, आपको स्कॉलरशिप मिलता है, सब कुछ। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और हम सब चाहते हैं कि हम अपने इलाके में रह के जो जो गैप्स है वो फिल कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो मुझे मेरा क्षेत्र सबसे प्यारा है, ऐसे सारा जहां हमारा, ऐसा क्या कि सारे जहां से अच्छा, तो मेरे लिए मेरे इलाका सारे जहां से अच्छा है। बढ़िया। आखिरी एक सवाल, इंडिया कोलिशन जो बना है, क्या राय है उसके बारे में आपकी? कौन सा नेता लीड करेगा अगर सरकार चुनी जाती है तो? और एक सवाल और, चूंकि आप लोकसभा में हैं, किसी पोजीशन पे देखते हैं अगर आप इंडिया की सरकार बनती है आगामी लोकसभा चुनाव में, तो महुआ मोइत्रा क्या लोकसभा सांसद तक महदूद रहना चाहती हैं कि उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ ख्वाहिश है मन में? देखिए, ये इंडिया जो है इट्स फैंटास्टिक। आप नाम ही देखिए ना, इंडिया, राइट? इट इज़ ऑल एनकम्पसिंग, सबको लेके है नाम ये इंडिया। तो ये सबको लेके जब है, आप अगर इंडिया में देखें तो कोई तो नहीं कह सकता है कि सब हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम सब एक है, राइट? मज़हब है अपना अपना, पर देश तो एक ही है। तो इंडिया भी एक ही है, पार्टियां अलग है पर एक ही प्लेटफॉर्म है। इसमें कोई लीडरशिप फेस की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, दिस इज़ नॉट टू मेक अ फेस अगेंस्ट मोदी जी, दिस इज़ नॉट मोदी जी के अगेंस्ट में फेस के लिए नहीं है। वी आर द कंट्री इज यूनाइटेड अगेंस्ट, दैट इज़ वाई वी हैव चोजन द नेम इंडिया। तो आई एम वेरी हैप्पी एट दिस, आई एम हैप्पी। आज भी, कल भी, आज और कल भी हमारे, आई थिंक एवरीबडी हैज़ कम टुगेदर, 10-12 चीफ मिनिस्टर सब एक साथ है। ये पहले कभी नहीं देखा है। सब ने डिसाइड किया कि ये इंडिविजुअल कोई अपॉर्चुनिज्म की बात नहीं है, ये अभी देश को बचाने का सवाल है, संविधान को बचाने का सवाल है। सबने ये समझ किया है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम वेरी हैप्पी इन दैट, and we all hope that in our own way we will play a role in it. It's very important, we are all part of it. और सेकंड है, अगर सरकार इंडिया की बनेगी तो इंडिया की बनेगी सरकार। आप वाला सवाल आप में ना, देखिए ये तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता है ना। नहीं, मैं आपकी इच्छाओं पे बात कर रहा हूँ, डिपेंडेंसी तो अलग है। नहीं, मैं कभी सच में, मैं ऐसे कभी सोचती भी नहीं, मैं वैसे कुछ सोचती भी नहीं हूँ। जब मैं एमएलए भी थी, मैं सोचती नहीं थी कि मुझे मंत्री बनना है, ये वो। लोग मुझे आके कहते थे, अरे तुम तो बाहर से एजुकेटेड हो, तुम्हें तो ये गुण है, ये गुण है। सर, आई एम हैप्पी वर्किंग। तो अभी भी मैं एमपी हूँ तो मैं हैप्पी। और मुझे ऊपर वाला ने कितना कुछ दिया है, कितना कुछ। एमपी आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, 542 एमपी को तो आप इंटरव्यू नहीं करते, आप तो मुझे कर रहे हैं। तो ऊपर वाला ने मुझे कुछ तो दिया है ना। ममता जी ने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, कितने एमएलए से, कितने एमपी से मुझे जो मिला है, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक फर्स्ट टाइम एमपी होके मैं एयरपोर्ट में जाती हूँ, दूसरे स्टेट्स के लोग आके कहते हैं कि मैम मुझे सेल्फी चाहिए, आप आके मेरे स्कूल में बात कीजिए, आप इनको इंस्पायर करते। तो दिस इज ओवर एंड अबव एनीथिंग आई कुड हैव ड्रीम्ड। तो इसके ऊपर मैं कभी, आई डोंट वांट टू चैलेंज गॉड एंड बी ग्रीडी एंड से मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। जो दिया है, इट्स मोर देन आई कुड हैव एवर एक्सपेक्टेड, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड एंड थैंकफुल टू माई लीडर फॉर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत कम को मिलता है। खाली समय में क्या करना पसंद है? मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। मैं म्यूजिक सुनती हूँ, ट्रैवल। कितना दूर तक का ट्रैवल? कितना, अभी टाइम नहीं मिलता है। देखिए ना, मुझे तो देश विदेश बहुत पसंद है, इतना टाइम नहीं मिलता है। पर मैं अगर कंस्टिट्यूंसी में भी होती हूँ, मुझे एंजॉय करना है। तो शाम को जैसे अगर हम घर आ जाए तो हम बाइक में जाके, हमारे पास में रोमन घोष का जो स्वीट शॉप है, वहाँ जाके कचौरी खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, गरम गरम जैसे रसगुल्ला रात को बनता है, हम जाके 2 खाते हैं, फिर एक आइसक्रीम खाते हैं, फिर बाइक में घूम के घर आ जाते हैं। तो मैं जहाँ भी रहती हूँ मुझे हैप्पी रहना है। पर दिल्ली में आती हूँ मैं, कभी चलो यहाँ पे घुमाए खामा के चले जाए, कभी शंकर मार्केट जाके साड़ी और कुछ ब्लाउज का कपड़ा ले लिए। मुझे आई लाइक टू एंजॉय द मोमेंट। मैं जहाँ भी हूँ आई एंजॉय द मोमेंट। पर्स खरीदती हैं आप महंगा वाला? एक ही है पर्स, हाँ, और खरीदते हैं, एक ही है। 5 साल बाद और एक खरीदेंगे। जैसे हम बनारस जाते हैं, मुझे बहुत पसंद है, एक वीकेंड में बनारस जाते हैं, आपका वो काशी चाट भंडार में जाते हैं, और फिर कुंज गली में जाते हैं, और फिर लक्ष्मी टी स्टॉल में जाते हैं, वो टोस्ट चाय वाले के पास। फिर वहाँ पे क्या नाम है आपके, वो जो साड़ी, कुंज गली में आपके साड़ी वाले हैं, वहाँ पे जाते हैं। सब जगह, पीली कोठी में जाते हैं, हसीन भाई के पास। तो मुझे हर शहर में कुछ ना कुछ, आई लव ट्रैवलिंग एंड आई लव गेटिंग एनर्जी फ्रॉम पीपल। तो मुझे कुकिंग पसंद है, मुझे रीडिंग पसंद है,
But I enjoy my life. I'm very happy where I am. आखिरी क्या पढ़ा आपने? आखिरी क्या पढ़ा आज क्या तो पढ़ बस रही हूँ इधर बीच ऐसा? आज अभी वो जो नया नीरजा जी की जो बुक है वो प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर How Prime Ministers Decide. वो हम अभी पढ़ रहे, वो मुझे भेजी थी क्योंकि उस दिन मुझे बोलना था उसके पैनल पे, पर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया उस दिन, तो मैं बोल नहीं पाई, मैं जा नहीं पाई, तो मैं वो शुरू की। ओके, तो ये थी महुआ मोइत्रा हमारे साथ जमघट के इस एपिसोड में। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू।